मुरादाबाद की पुरानी तंग गलियां, जहां हर सुबह तवे की खनक और दाल के तड़के की खुशबू फैली रहती थी। और इन्हीं गलियों के बीच एक छोटी सी गली थी जहां रहता था पीयूष, यानी कि मुरादाबादी दाल जलेबी वाला, जो कि दाल जलेबी बनाकर बेचा करता था, जिसका स्वाद उसके ग्राहकों की जुबान पर चढ़ा हुआ था। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे और अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। सुबह अभी ढंग से हुई भी नहीं थी कि पीयूष सुबह तड़के उठ गया, जिसके बाद सामान बनाने की तैयारी करने लगा। पीयूष देगची पर तड़का लगाते हुए बोला, आज की दाल बिल्कुल वैसी बनी है जैसे मेरी माँ बनाती थी, वही स्वाद वही सुगंध। गौरी, पीयूष की पत्नी रसोई से बाहर आती है। तुम फिर से सुबह सुबह काम पर लग गए, थोड़ी चाय तो पी लो। अभी नहीं गौरी, पहले दुकान लग जाए फिर चैन से पीते हैं। उफ, ना जाने कब तक ये आदमी अपनी मेहनत की आग में खुद को जलाता रहेगा। सुबह सुबह इतनी ठंड में उठ जाते हैं, न खुद सोते न हमें सोने देते हैं। इसके बाद वो बाकी कामकाज में लग गया। इधर गौरी भी अपने बेटे चिंटू को उठाने में लग गई। कुछ देर बाद चिंटू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया और पीयूष का भी सारा सामान बनकर तैयार हो गया। अब बस गर्मा गर्म जलेबी तलना रह गया, वो काम वहीं जाकर तलूंगा। कुछ देर बाद, अरे कितना वक्त लगेगा बेटवा, चलना, स्कूल का समय हो रहा है। हाँ पापा बस आ गया, चलिए। पापा आज मेरे स्कूल में टेस्ट है, वो भी पूरे 20 नंबर का। अच्छा, तो मेरे बेटे ने सब पढ़ाई कर लिया नहीं? हाँ बाबा, सब अच्छे से कर लिया। आप देखना मेरे पूरे 20 में से 20 नंबर आएंगे। अरे शाबाश मेरे बेटे, तू बस यूं ही मेहनत करता जा और अपना पढ़ाई में पूरा मन लगा। कुछ देर चलने के बाद चिंटू का स्कूल आ जाता है। वो अपना बस्ता उठाकर वहाँ से चल पड़ता है, पर उसके चेहरे पर पिता की मेहनत देखकर हल्की चिंता भी होती है। कुछ देर बाद पीयूष भी अपना ठेला लेकर बस अड्डे के बाहर पहुँच जाता है। ठेला लगते ही कुछ ग्राहक आते हैं और सबसे पहले मुंशी जी, जो कि सबसे पहले ग्राहक होते हैं। पीयूष, आज दाल में महक कुछ ज्यादा है, ये तो मुझे दूर से खींच ले आई, और इसके साथ गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो और भला क्या ही चाहिए। बस गर्मा गर्म जलेबी निकाल कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। पीयूष जल्दी जल्दी गर्मा गर्म जलेबी दाल के साथ खाने को देता है। कुछ देर बाद और भी ग्राहक उसके पास आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो रोज से भी बढ़िया बनी है। सच में मुंशी, और अगर इस ठंड के मौसम में ये मुरादाबादी दाल जलेबी नहीं खाई तो इस ठंड का क्या ही फायदा भाई। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई साहब, और मैं तो रोज आकर ये ना खा लूं तब तो जैसे पेट ही नहीं भरता। सभी पीयूष की खूब तारीफ कर रहे थे, जिससे पीयूष को और हौसला मिलता है। कुछ देर बाद शहर से आने वाली बस भी आकर रुकी, जिसमें से भी कुछ लोग उसके हाथ की दाल जलेबी खाने आए। उस रोज सुबह से शाम तक उसकी कुल मिलाकर 1500 से 2000 रुपए की कमाई हुई। फिर खुशी खुशी शाम को घर आकर, ये लो गौरी, आज पूरे 2000 की कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान करे आपके काम में ऐसे दिन रात बरकत होती रहे। ऐसे दिन बीत रहे। एक रोज, पीयूष, कल मेरे शहर से कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैंने उनसे तुम्हारी खूब तारीफ की है, इसीलिए वो भी तुम्हारे हाथों की बनी हुई मुरादाबादी दाल जलेबी खाना चाहते हैं। तो कल 20 लोगों के लिए दाल जलेबी बनाकर हमारे यहाँ भेज देना। जी ठीक है मालिक, कल मैं समय से लेकर पहुँच जाऊंगा। अगले दिन पीयूष और भी जल्दी उठ जाता है, क्योंकि उस रोज उसे अपने ग्राहकों के साथ साथ मुखिया जी के मेहमानों के लिए दाल जलेबी बनाकर तैयार जो करनी थी। कुछ देर बाद सारा सामान तैयार कर लेता है और ठेला लेकर मुखिया के घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद, राम राम मालिक, ये लीजिए। अरे वाह पीयूष, तू तो सही समय पर आ गया, ये ले तेरे पैसे। शुक्रिया मालिक। कुछ देर बाद वो वापस चला जाता है। इसके बाद ठेला लेकर अपने काम पर निकल पड़ता है और सुबह से शाम तक मुरादाबादी दाल जलेबी बेचता है। यूं ही समय बीतता है। एक रोज बाजार में शोर होता है, लोग पीछे मुड़ते हैं। एक नया चमकदार ठेला आ गया, जिसे लाता हुआ आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लखनवी स्पेशल दाल जलेबी, स्वाद की गारंटी, आधी कीमत में। आइए आइए, लखनवी स्पेशल दाल जलेबी खाइए, आइए। अरे वाह, ये तो कुछ अलग लग रहा है। हाँ, आज यही खाकर देखते हैं। अब लोग उसके ठेले की तरफ खींचने लगते हैं। ये देख एक ग्राहक बोला, अरे तो आपकी दुकान के ठीक सामने ठेला लगा रहा है। कोई बात नहीं भाई, जो जिसके नसीब में होगा उसे वही मिलेगा। तभी गौरी भी वहाँ आ जाती है और ये देखकर कहती है, अच्छा सुनिए, ये आदमी तो तुम्हारे ग्राहकों को ही खींच ले जाएगा, कुछ कहो भी उसे। अरे नहीं गौरी, मैं अपने ग्राहकों को स्वाद देता हूँ और उनको जहाँ मर्जी है वो खा सकते हैं। अब उसके ग्राहक को लखनवी स्वाद और भी अच्छा लगने लगा। फिर एक हफ्ते में ही उसके ग्राहक आधे हो गए। कुछ लोग सस्ती दाल की तरफ खींच रहे थे। पीयूष तवे के पास खड़ा बस देख रहा था। देख रहे हो ना, लोग उधर जा रहे हैं। अब भी कुछ न कहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कर्ज कैसे चुकाएंगे। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी दाल जलेबी के दाम आधे कर दो, फिर देखो वो ग्राहक इधर आ जाएंगे। नहीं, मैं अपने हाथ की दाल को सस्ती नहीं बेचूंगा। मेहनत की कीमत घटाऊंगा तो आत्मा को जवाब कैसे दूंगा। लेकिन दिन पर दिन पीयूष के ग्राहक काफी कम होते जा रहे थे। जहाँ पहले सुबह से शाम तक उसका सारा सामान बिक जाया करता था, अब उसमें से आधा भी नहीं बिक पाता था। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन बाहर काफी ज्यादा धुंध थी, ठंड भी काफी ज्यादा थी। पीयूष को चिंता के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। वो सारी रात बिस्तर पर करवट बदलता रहा।
यही सोचकर वो सुबह जल्दी उठ गया और अपनी मुरादाबादी दाल जलेबी बनाने लगा। फिर नाश्ता करके अपना ठेला लेकर काम पर जाने लगा। लेकिन उस रोज सुबह से ही मौसम काफी खराब था। ये देखकर गौरी बोली, सुनिए जी, आज काम पर रहने दीजिए, बाहर कड़ाके की ठंड भी है और मौसम भी सही नहीं है। नहीं गौरी, क्या पता मौसम देखकर एक दो ग्राहक ज्यादा आ जाए। इसी उम्मीद के साथ वो वहाँ से काम पर चला गया। उधर बलबीर भी खुशी खुशी काम पर आ गया। जब से मैं इस गांव में आया हूँ, इसके सारे ग्राहक मेरे पास आ गए। इन ग्राहकों को सस्ता घटिया क्वालिटी का सामान कम दाम में देता हूँ और अच्छी खासी कमाई भी कर लेता हूँ। उसकी ये बात मुंशी सुन लेता है और ये बात जाकर पीयूष को बताता है। क्या वो हमारे गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है? चलो चलकर बताते हैं उसे। अरे नहीं, अगर हम यूँ बिना किसी सबूत के उसके पास जाएंगे तो वो तो सबके सामने मुकर जाएगा। तभी कुछ देर बाद तेज हवा, धूल और फिर बारिश होने लगती है। बलबीर ने अपने ठेले को तिरपाल से ढकने की कोशिश की, पर हवा इतनी तेज थी कि उसका सब उड़ गया, साथ ही सारा सामान नीचे गिर गया। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो उसकी रखी हुई सूखी दाल में कीड़े चल रहे थे। अरे ये तो हमें घटिया माल खिलाता है। छी छी छी, इसके पास आज के बाद नहीं जाएंगे। बारिश में कुछ ग्राहक भीगते हुए आए। पीयूष भाई, बारिश में गर्मा गर्म दाल जलेबी मिल जाए तो मजा आ जाए। जी अभी परोसता हूँ। पीयूष ने मुस्कुराकर प्लेट परोसी। तभी दूसरे ग्राहक, अरे बलबीर का ठेला तोड़ गया, चलो पीयूष की दाल खाते हैं। बारिश भी अभी बंद नहीं हुई थी कि एक बुजुर्ग महिला आई जो ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। बेटा, 2 दिन से पेट में दाना नहीं गया, कुछ खाने को मिल जाएगा। उसने प्लेट में दाल, रोटी और थोड़ी जलेबी रख दी। माँ, तुम जितना चाहे खाओ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तेरी दुकान में कभी बरकत कम ना हो बेटा, तेरे हाथ का स्वाद तुझे ऊंचाई देगा। मुश्किलें आएंगी पर तू डूबेगा नहीं, और जिसके बुरे कर्मों का फल उसे मिलना था वो उसे मिल गया। ये चमत्कार देख पीयूष भी हैरान था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी देवी के दर्शन किए हो। भरतपुर नाम के गांव में मनीष अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों बंटू और चिंकी के साथ रहता था। मनीष अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मनीष बड़ा ही लजीज खाना बनाकर बेचता था, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार मनीष, क्या लाजवाब खाना है। तुझे पता है, इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी यार। सच में मनीष भाई, मजा आ रहा है। उसके ढाबे पर उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते रहते थे। लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण बरसात के समय में वहाँ पानी टपकना शुरू हो जाता था और इसलिए बरसात में उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। उसके ढाबे पर कम ग्राहक आने लगते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी। हे भगवान, पिछले 2 हफ्ते से बहुत ही कम ग्राहक आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है, शायद इसलिए। अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ ढाबे पर। वो दोनों ढाबे पर चले जाते हैं। उस रोज भी खाना बनाते हैं, लेकिन उस रोज भी बारिश के चलते कोई नहीं आता। लगता है आज भी ये सारा गरीबों में बांटना पड़ेगा। कोई ग्राहक नहीं आया। उस रोज भी वो सारा खाना गरीबों में बांट आते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज आधी रात के समय गांव में तेज तूफान आता है और जोरों से बिजली कड़कती है और वो बिजली उसके ढाबे पर आकर गिरती है, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया रेखा? अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन ब दिन बारिश बढ़ती जा रही थी और मनीष उसी बारिश में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे थे। फिर एक रोज रेखा का मुंह बोला भाई माधव उनके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में रोज रोज काम ढूंढने निकलते हो, बेकार में परेशान होते हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलो और मेरी दुकान पर काम करो। वैसे भी मेरा आदमी अपने गांव गया हुआ है और मैं आपको महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, माधव बिल्कुल ठीक कह रहे जी। वैसे भी अपने पास और कोई काम तो है नहीं, अब तब तक यही काम कर लो आप। अच्छा ठीक है माधव, तुम कहते हो तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे भी घर खर्च तो चलाना ही है ना। अब मनीष माधव की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना 1 मिनट भी आराम किए सारा दिन मेहनत करता, अनाज की बोरियों को ट्रकों से उतारता और दुकान के अंदर का सारा काम संभालता। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होने को आता है, तभी तनख्वाह देने के नाम पर वो टाल मटोली करने लगता है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? तुम्ही ने तो उस रोज रेखा के सामने कहा था कि महीने के आखिर में तुम मुझे तनख्वाह दोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काम करने नहीं, मदद करने के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया माधव, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जाओ जाओ,
बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। मनीष दुखी मन से घर आ जाता है। आ गए आप? आज तो महीने का आखिर है, आज तो आपको तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो पापा फिर तो आप कल ही मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। आपको पता है मेरी टीचर मुझे रोज रोज फीस के लिए टोकती है। ये सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नसीब न जाने कैसा है रेखा, जो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं? ठीक से बताइए ना क्या बात है। फिर मनीष उसे सारी बात बताता है। हे राम, वो इतना बड़ा मक्कार निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, उसे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। फिर कुछ दिनों तक जैसे तैसे वो दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। तब जाकर उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी का काम मिल जाता है, जहां उसे महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन इससे वो ड्राइवरी के अलावा अपने घर के काम भी लेते और इसी के सहारे अपना घर खर्च चलाता है। ऐसे ही एक शाम जब मनीष काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे गिरे हुए बच्चे पर जाती है, जो कि लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। मनीष जल्दी से उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, क्योंकि शायद कोई भी रोड एक्सीडेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, तेरी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता। उधर जैसे ये बात जमींदार को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने वीरेन को गले से लगा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये ले मनीष, इसे मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो मनीष, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को बचाया है, तो उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मनीष जब घर आकर देखता है तो वो पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होता है। अब वो जल्द ही सड़क किनारे अपनी जमीन पर खुद का पक्का ढाबा खोल लेता है। सड़क किनारे होने से अब उसकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। अब बरसात में ना तो उसके ढाबे की छत टपकती और ना ही ग्राहकों की कमी होती, क्योंकि गाड़ियों में घूमने निकले लोग उसके ढाबे पर ही अपनी गाड़ी रोकते और लजीज लजीज खाना खाकर बारिश के मजे लेते। अब मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता।